हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और बोर्ड एग्जाम समझिए कि आप 2025 देने जा रहे हो और आपका सामान्य हिंदी जो है 24 फरवरी को है। तो आज के वीडियो पूरा देख लीजिए बाबू, क्योंकि ये वायरल पेपर है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न का, इसी पेपर का सॉल्यूशन इसी कॉपी में ही दिया जाएगा। देखिए उत्तर के साथ। और ये जो बच्चा अच्छे से अगर पेपर पढ़ के जाता है, समझिए कि पूरा पेपर का एनालिसिस आपको 24 फरवरी को सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं बाबू, समझिए कि आप 100 में से 95 इस बार बिल्कुल आराम से लाओगे बाबू। इस पेपर को अच्छे से बस पढ़ के जाना, गारंटी बोल रहा हूं। ऐसा ही पेपर आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन पढ़ के जाना और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। और चैनल पहली बार हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा विषय यहां से तैयार करा देंगे सॉल्यूशन के साथ। सेम इसी फॉर्मेट में पेपर आएगा 24 तारीख का, ठीक है। समय इसमें रहेगा बाबू 3 घंटे 15 मिनट। जैसे इस पेपर में देख रहे हो ऐसा ही उसमें भी रहेगा। और बहुत बच्चे गलती करते हैं, कैसे किस पेपर में, मतलब किस क्वेश्चन को कितना टाइमिंग देना है, सारा चीज इस वीडियो में क्लियर सिखा देंगे। सबसे पहले तो निर्देश बिल्कुल आराम से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे आप गलती कर सकते हो, इसलिए सावधानी है। पहले नंबर, प्रारंभ के 15 मिनट जो बच्चों को मिला है, ये प्रश्न पत्र भाई पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? कि कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं आ गया, कितना समय लग सकता है, कौन सा इजी है, कितना टाइम मैनेजमेंट के लिए पढ़ लो, कोई क्वेश्चन तो गलती तो नहीं आ गया, ये सारा आप मैनेज कर लो 15 मिनट के अंदर। इसके ठीक बाद दूसरे नंबर कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया। कितने में बाबू? 2 खंड में। जैसे खंड क है, इसमें 7 प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 7 तक, और क्वेश्चन वाइज करना है। एक भी खंड से बाहर इधर उधर करोगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए 2 खंडों को ध्यान से करना, जो कि मैं सिखाऊंगा। और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए अब यहां से स्टार्ट होता है आपका खंड क। देख रहे हो बाबू, ऐसा ही पेपर आएगा। इस पेपर को समझ लो कि आज इससे आपका तैयारी पक्का, अच्छे से तैयारी कर लेना। देखिए बाबू, खंड क में आपके 50 नंबर का यहां से आएगा और खंड ख से भी 50 नंबर। टोटल आपको लिखित 100 नंबर का ये पेपर देना है। पहला प्रश्न इसमें क नंबर लिखा है ना कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो होगी ना, आप सीधे आंसर याद रखिए। एक लाइनर का प्रश्न का आंसर आप समझिए कि 4 विकल्प दिया, इससे मतलब नहीं है। हमें प्रश्न का आंसर जबान पे होना चाहिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? तो हजारी प्रसाद कौन है बाबू? प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है, ऐसे ही आप एक एक मुंह जबानी याद कर लो। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य कौन है बाबू? तो शिक्षा के अगर उद्देश्य की बात करूं, संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी। कौन है प्यारे बच्चों? संपूर्णानंद जी। आराम से ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना, बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन हैं। ऐसा ही पेपर में आएगा, छाप देना। ग नंबर देखो, कवि वचन सुधा जो है पत्रिका, इसके संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ही विकल्प जो दिया है बाबू, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सेम ऐसा ही पेपर बन के आएगा इस बार। अगला है घ नंबर, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त नाटक जो है, इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए सीधे सीधे मैं आपको हाईलाइट कर दिया हूं ताकि बच्चों को यहाँ पे सीधे आंसर याद करा सकूं। शॉर्ट टाइम बच्चा है, एग्जाम का कम समय बच्चा है, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। और एक बात, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे फिजिक्स को हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आप बाबू अभी ऑफर दिए हैं। आप केवल 49 रुपये में एक सब्जेक्ट ले सकते हो, या पूरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके लिए ऑफर है। केवल 149 रुपये में पूरा विषय दे रहा हूं। केवल पूरा विषय, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप 149 रुपये में अभी भी ले सकते हो। इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, 630 791 2241 पे पूरा सोल्यूशन के साथ हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप अभी भी समय है, गंवाइए मत। आराम से इस नंबर पे 630 791 2241 पे तुरंत व्हाट्सएप करें और सर से बोलिए कि सर मुझे 149 में मुझे नोट्स चाहिए सर, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न देखो बाबू, अगला है अंक नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है बाबू? तो इंसा अल्लाह खां। कौन हो जाएगा? इंसा अल्लाह खां हो जाएगा। समय ज्यादा नहीं, ये तो आपके 1 2 3 4 5 प्रश्न थे। कौन? बहुविकल्पी, ये गद्य साहित्य से। ऐसा ही यहाँ से अब पद सहित आराम से सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ के तब पेपर में बैठना। हम गारंटी दे रहे हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, ठीक है। चलिए दूसरा का प्रश्न यहाँ से कि क नंबर कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय जो पत्रिका बनी है इसके रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो ये तुलसीदास जी। कौन है बाबू? तुलसीदास जी हैं। इसके बाद ख नंबर चलेंगे, कमैनी किस युग की रचना है? किस युग में रची गई कमैनी है? तो ये आप याद रखिएगा, क्षयवादी युग। किस युग की बाबू? क्षयवादी युग है ना। आराम से तैयारी करके रखो। ग नंबर देखो कि निम्नलिखित में से क्षयवादोत्तर काल के कवि किससे माना गया है? क्षयवादोत्तर काल की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। इस तरीके से आप याद रखो बाबू, एक एक क्वेश्चन को छाप के आ जाना पेपर में। घ नंबर, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? रीति काल को। किसको बाबू? रीति काल को कहा गया है श्रृंगार काल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोहन राकेश के रचनाकार कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के हैं। किस युग के हैं बाबू? तो शुक्लोत्तर युग के हैं ये मोहन राकेश। आराम से ये आप डी नंबर ऑप्शन याद कर लो आराम से। आपका यहाँ से पद साहित्य भी 5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, छाप देना। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा बाबू, यहाँ से आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो पेपर में 10 नंबर का सीधे सीधे टकराएगा। और ट्रिक से सिखा रहे हैं, कोई भी गद्यांश आएगा तो आराम से कर लेना, बस ये ट्रिक देख लो, कोई भी गद्यांश पर अप्लाई कर लेना, ठीक। जैसे कि आपको बाबू देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले तो गद्यांश इतना पढ़ लो, यहाँ तक दिया है ना, इतना पढ़ लो। देखो कैसे अभी ट्रिक सिखाते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, ठीक है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में, यहाँ पे देखिए, गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको सब जब चतुर कारीगर पहलेदार कटाव पर लाते हैं, यानी काटते हैं, बनाते हैं, तब उसके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। इतना आपने पढ़ा। आपको क्या पता चला कि धरती माता, देखिए बाबू, कोई भी पार्ट को पहचानना हो तो उस पार्ट का छोटा सा नाम कहीं ना कहीं इस पद्यांश गद्यांश में मिल ही जाएगा। जैसे ये गद्यांश में धरती लिखा है, धरती माता से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये राष्ट्र से जुड़ा है। किससे? तो राष्ट्र के या का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप वाला से। कौन है? राष्ट्र के स्वरूप है। और इसके राइटर आपको पता होना चाहिए, कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी। कौन है बाबू? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? अग्रवाल जी हैं। आराम से अग्रवाल, ये याद रखना बाबू, बस ट्रिक से याद रखो आराम से। यहां से अभी नंबर बढ़ता जाएगा। देखो कैसे, यहां पे देख लो। जिससे पहला प्रश्न इसमें पूछेगा कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी है, तो आपको याद नहीं करना है, बस इसी में से तो खोज के आराम से लिख देना है कि लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी है। बस इसी में तो है, अमूल्य निधियां भरी है, यानी धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है। बस इतना लाइन को उठा के लिख देना, तभी भी सही हो जाएगा। या अपने अकॉर्डिंग सजा के भी लिख सकते हो या बना के लिख सकते हो, इस तरीके से जैसे इस वीडियो में मैं सिखा देता हूँ। पहला है ना कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी है, तो लिख देंगे इसमें कि लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी है, बस हो गया। दूसरा है इसमें कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, यानी वसुंधरा का मतलब सुंदर, यानी कि अब इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है, यानी कि रखी हुई अपने गर्भ के अंदर, उसीलिए। तीसरा प्रश्न बाबू देखो कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की जो देह है
ऊपर का, उसको किसने सजाया है? तो उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहाकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तु जो है धरती को सजाया संवारा है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख लेना। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। आइए इस गद्यांश में पहले रेखांकित कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसी लाइन का, उनको जब चतुर कारीगर पहलेदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। बस इसी 2 लाइन का यहाँ पे अर्थ लिखना है। बस कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे कि यहाँ पे उत्तर के लेखक कहते हैं कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं भाई, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा को गढ़ देता है। ठीक, इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाता है। बस ऐसे आप आराम से तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, इसमें पाठ का शीर्षक यानी कि पाठ का नाम क्या है, लेखक, उस पाठ के लेखक कौन है, यही पूछा है। इसलिए मैं पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया था यहाँ पे कि पाठ का नाम क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप, इसका राइटर कौन है, वासुदेव सागरवाल से। 2 नंबर यहाँ से मिल गया। बस या ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव सागरवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से क्या है, उद्धृत है। बस यहाँ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, इसमें भी आपको एक पद्यांश मिलेगा, आराम से पढ़िए। इसमें भी 10 नंबर का करना होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए इस तरीके से। जिसे नीले फूले कलम दल सी गात की श्यामता है, पीली प्यारा वसन कटी में देखिए पहनते हैं फबीला, छुट्टी काली अलग मुखी की कांति को है बढ़ाती, स्वशत्रु में नवल तन की फुटती सी प्रभा है, सांचे ढाला शकल वह है दिव्य सौंदर्यशाली, तत्पुष्पों की, यहाँ पे देखिए बाबू, सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषवर से हैं बड़े ही सजीले। आगे देखिए, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। इतना आप अच्छे से पढ़ें बाबू, इसको पहचानेंगे कि किस पाठ से है और इसके कविता के कवि कौन है। आइए इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझते हैं कि कैसा प्रश्न है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस देखिए, पहला प्रश्न पूछा है ना इसमें कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने को क्या यानी कि उपाय बताती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, क्या कहती, हे पवन, कृष्ण सावले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकी वालों की एक लट उसके मुख की शोभा वृद्धि करती है यानी बढ़ाती है। ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। बस ऐसे आप आंसर कर लेना बाबू। ठीक, अगला प्रश्न दूसरा इसमें कि अलग तथा सकल का शब्द अर्थ क्या होगा। अलग का मतलब क्या होता है, सकल का मतलब क्या होता है। देखिए लिखेंगे उत्तर में कि अलग का अर्थ निराकार होता है। क्या होता है, निराकार। और सकल का मतलब होता है समस्त या कुल होता है। यही तो हो जाएगा इसका आंसर। कर लोगे बिल्कुल, प्यारा सा क्वेश्चन है। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दो भाई। आपके लिए ये पीडीएफ मैं दे दूंगा आराम से आप लोग व्हाट्सअप करना और बोलना सर मुझे पीडीएफ चाहिए या नोट्स परचेज करना चाहते हैं अभी भी, तो इस पे आप व्हाट्सअप कर लेना 630 791 2241 वाला पे। ठीक, आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें तीसरा नंबर देखिए, कलम कर सी में कौन सा अलंकार छिपा है। कौन सा अलंकार छिपा है भाई, तो उत्तर लिखेंगे कलम करसी में उपमा। कौन सी उपमा, जिसमें यहाँ पे कलम की शोभा को बढ़ा रहा है, यहाँ पे उपमा अलंकार। रेखांकित अंश की व्याख्या करना इसमें, तो आइए इधर हम आपको लेके आते हैं पहले तो पद्यांश पे कि कौन सा लाइन अंडरलाइन किया है। दोनों कंधे वृष बफर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। इस दोनों लाइन का यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, इसका शब्द क्या होगा, अर्थ यहाँ पे वाक्य। राधिका कहती है कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के कंधे के ही समान हैं, विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के
समान शक्ति की पिटारी है, इस तरीके से लिख लोगे। ठीक है बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक यानी किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, लिखने वाले। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा यानी कि पवन दूतिका में लिखी गई है। बस ये दोनों बस याद कर लो कि पवन दूतिका, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध जी, शॉर्ट नेम याद कर लो, हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना। 2 पद्यांश आएंगे, उसमें से एक करना था। ठीक, गद्यांश भी 2 आएगा, उसमें से एक करना। ये वाला क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लो कि निम्नलिखित ये जो दिया गया एक लेखक है, इसके साहित्यिक पद से लिखना है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना है, 5 नंबर का ही पेपर में आता है। बस देखिए, जैसे यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले हैं, बार बार ये बार बार आते हैं भाई। हरिशंकर प्रसाद भी काफी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरी अगर राय है तो आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद करके चले जाओ, बिल्कुल फंस जाएगा, बिल्कुल 100%। ट्रिक देखो कैसे याद करोगे, क्या क्या मेन चीज होता है इसमें। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद लिख लेना है, और यहाँ पे चाहें तो जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना। क्या लिखोगे, जीवन, ठीक है बाबू, परिचय, परिचय, इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे और तब से यहाँ से स्टार्ट कर देना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। बस इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत दिया है 1964, इसके अनुसार 19 अगस्त 1907 को हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे छपरा ग्राम में हुआ था। हम भी बलिया से हैं, किससे, हम भी बलिया जिला से ही हैं बाबू, यूपी के बलिया जिला से हैं। ठीक, यहीं से। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम श्रीमती जोशीमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया नामक मिडिल स्कूल से, किससे, मिडिल स्कूल से भाई क्या किए थे, तो इन्होंने यानी कि पास किया था पढ़ाई करके, और सन यानी वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त किए। करने के बाद 1940 में और 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी रह चुके हैं। देख लो, इतना अच्छे से इन्होंने पढ़ाई किया। फिर आगे बढ़ते गए, वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्होंने यानी कि पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रलोकवासी हो गए, यानी कि मृत्यु हो गया। तो मेन चीज क्या है, जन्म सन, जन्म सन याद कर लो, और क्या, मृत्यु सन। बस ये अच्छा से याद करके लिखना पेपर में, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। इसके बाद ये हेडिंग लगाना, निबंध संग्रह। क्या बाबू, निबंध संग्रह। अशोक के फूल हो जाएगा, कल्पलता हो जाएगा, विचार और वितर्क हो जाएगा, विचार प्रवाह हो जाएगा, कुटच हो जाएगा। इस तरीके से आप 2-2 करके लिख देना निबंध संग्रह। उपन्यास में लिख लो कि उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा हो जाएगा, चारुचंद लेख हो जाएगा, पुनर्नवा हो जाएगा, इसके बाद अनामा दास का पोथा हो जाएगा, अन्य संक्षिप्त यानी पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें से अगर 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। साहित्यिक परिचय भाई बिल्कुल आराम से ये लिखना, नहीं तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्ति कवियों पर गंभीर यानी कि गवेषणा की। ठीक है, और उनके धर्मों तथा मत मतांतरों के साहित्य का अपने गंभीर मनन और चिंतन भी किया। इस तरीके से बाबू लिख देना, 5 नंबर का काम पूरा कंप्लीट। तो ये आपके क्या थे, तो लेखक का जीवन परिचय। किसका, लेखक का जीवन परिचय था, यानी साहित्यिक परिचय बोल लो, साहित्यिक परिचय, ये साहित्यिक परिचय था। अब हम लेके आते हैं आपको बाबू, देखो ये आपके क्या है, तो ये आपके कवि है, ये 5 के ख में ही आता है। इससे आपके कवि आएंगे, इसमें भी साहित्यिक परिचय लिखना है, ये भी 80 शब्दों में ही देना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसका भी, और 5 नंबर ये भी देगा। जैसे मैथिली शरण-गुप्त, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। तो काफी तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से पढ़ के जाना। आपका यहाँ समझ लो ना, काम हो गया 100%।
तो आज की इस वीडियो में मैथिली सरगुप्त को ट्रिक से देख लो, कैसे क्या क्या मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखना। चलो हाँ, सबसे पहले क्या करोगे, मैथिली सरगुप्त का हेडिंग लगा लो। क्या लिखोगे, मैथिली सरगुप्त, लिख देना यहाँ पे जीवन परिचय, जीवन परिचय, इस तरीके से हेडिंग लगा देना, आराम से लिख देना बाबू। ठीक, क्या लिखोगे कि राष्ट्रीय कवि मैथिली सरगुप्त जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी में हुआ था। किसमें, झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही, कहाँ पे हुई, घर पर ही हुई। कहाँ पे हुई बाबू, घर पर ही हुई। इसके बाद देखो संपन्न हुई। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का देशावाह हो गया, यानी कि इनका देहांत हो गया सीधी सीधी। तो जन्म सन याद रखो बाबू, जन्म सन किस सन में हुआ, मृत्यु सन याद कर लो, मृत्यु सन आराम से ये दोनों मेंशन करना होगा ब्लैक पेन से। साहित्यिक परिचय दे दो इसमें हेडिंग डाल के कि 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में यानी कि कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, किसमें, रंग में भंग के बाद यानी कि जयद्रथ वध, किसको, जयद्रथ वध, और यानी कि ब्रजांगना का अनुवाद भी इन्होंने किया अपने जीवन काल में। इस तरीके से आप आराम से लिख लेना। यहाँ पे प्यारे बच्चों कृतियां भी इनकी मैथिली सरगुप्त की रचनाएं जो है निम्न प्रकार की, वो भी लिखना पड़ेगा अच्छे से। जिससे पहले लिखेंगे महाकाव्य हो जाएगा, जिसे साकेत यशोधरा हो जाएगा, और खंड काव्य यहाँ पे लिखेंगे जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिरधराज, नहस हो जाएगा, अंजलि और अर्ध्य हो जाएगा। इसके बाद अजित हो जाएगा, अर्जन और विसर्जन, पृथ्वी यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। इसके बाद शकुंतला हो जाएगा, विश्व वेदना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी बाबू, दिवोदास हो जाएगा, कावा और करबला भूमि भाग। ये सभी में से 5 बस लिख देना, इतना नत लिखना बाबू। ठीक, नाटक में क्या लिखोगे, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट, इस तरीके से विरहड़ी, इसके बाद वैतालिक, बिंदु, चंद्रहास, इस तरीके से लिख लेना। इसके बाद लिखोगे अनुदित रचनाएं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद, वध, इसके बाद वृत्त, संहार आदि, इस तरीके से लिख लो, 5 नंबर मिल जाएगा। आप जिस तरीके से जिसका भी याद किया वो बहुत बढ़िया है, बस बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करो, घर पे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका पेपर में आएगा यहाँ पे बहादुर या लाठी पे, कहानी पे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बहादुर पे बता देता हूँ कि कैसे पेपर में लिखोगे। आराम से सारा चीज सीख लो भाई। पहले लिखोगे कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरों के साथ परिवारजनों के लिए किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उच्च नीच के भेदभाव उत्पन्न तनाव का चित्रण भी किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता पर परिचय दिया है और उनके प्रति सहानुभूति भी प्रस्तुत किया है। इतना लिखोगे और बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना होगा। अब इसके आगे क्या लिखोगे बाबू, थोड़ा सा ये भी देख लो। क्या लिखोगे कि बहादुर स्नेह और क्या लिखोगे, मानवीय अनुभूति का क्या किया है, भूखा है, उससे सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। यहाँ पे लिखोगे मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए, क्या किए, तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर भी जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप करते हैं, यानी कि जो भूल है उस पर पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और क्या है, अमीर और गरीब के भेदभाव को मिटाना है और जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। तो आप इस तरीके से लिख लोगे, आपका 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान समझिए। ये 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके 5 से 7 जिले का ग्रुप है और जिले वाइज आता है, आप किस जिले से हैं उस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए खुद से।
या आप कमेंट कीजिए कि सर मैं इस ज़िले से हूँ। अपना अपना कमेंट थोड़ा कर दो बाबू, ताकि आपका देख लूँ कि ज़िले से बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बंदा ज़िला से, कोई बलिया से हैं, कोई मतलब आगरा से, वैसे-वैसे पढ़ते हैं, कानपुर से। तो आप लोग कमेंट कर दो बाबू और बताओ कि मैं इस ज़िले से हूँ। अब प्यारा सा लाइक कर दो भाई, प्यारा सा लाइक कर दो। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन हिट कर लो। इसके बाद से आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा खंड ख। क्या है? खंड ख। ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं खंड ख भी बेहतर तरीके से लाऊं, तो आप लोग कमेंट में बताना कि सर मुझे खंड ख चाहिए। आराम से लाएंगे। नोट्स परचेज करना है तो नोट्स भी परचेज कर सकते हो। 49 रुपया में आप ले सकते हो। और पूरा सब्जेक्ट चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आप हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई चाहिए तो 49 रुपये में ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट केवल आपको 149 मिल रहा है बाबू, 149 रुपये में ऑफर चल रहा है। बस 149 में सभी सब्जेक्ट 630 791 2241 पे आप व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर मुझे नोट चाहिए, आराम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।